नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे मलिन बस्तियों की बारी या चुनावी तैयारी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले राज्य में मलिन बस्तियों के मुद्दों पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल भाजपा की त्रिवेंद्र सरकार के राज में मलिन बस्तियों को बचाने के लिए लाए गए अध्यादेश की मियाद कल यानी कि बुधवार को समाप्त हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मलिन बस्तियों को बचाने के लिए सरकार कार्य करेगी। जो मलिन बस्तियां जहां हैं वहीं रहेंगी। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि सरकार मलिन बस्तियों को बचाने के लिए एक बार फिर अध्यादेश लाने जा रही है। हालांकि अध्यादेश लाने से पहले ही कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस का तर्क है कि चुनाव में लाभ लेने के लिए सरकार बार बार अध्यादेश ला रही है, जिससे लोगों में डर बना रहे और भाजपा को उसको चुनावी लाभ मिल सके। कांग्रेस ने सरकार से मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की मांग की है। इसके साथ ही कांग्रेस ने वादा किया है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिया जाएगा। बता दें कि देहरादून की 129 मलिन बस्तियों में लगभग 40,000 घरों का अस्तित्व खतरे में है। अध्यादेश की मियाद खत्म होने के बाद देहरादून और पूरे प्रदेश में 582 मलिन बस्तियां आवास श्रेणी में आ जाएंगी। हाईकोर्ट के आदेश का पालन सरकार को करना होगा। बता दें कि पूर्व में नैनीताल हाईकोर्ट ने मलिन बस्तियों को खाली कर उनके पुनर्वास के आदेश दिए थे। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि ये बस्तियां यथावत रहेंगी। सवाल यह है कि आखिर क्यों मलिन बस्ती पर गरमाई राजनीति शांत नहीं होती और क्या धामी सरकार इन बस्ती वासियों को बचाने के लिए कोई कदम उठाएगी या नहीं। चर्चा इसी पर, उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर मलिन बस्तियों पर खतरे की तलवार लटक गई है। दरअसल मलिन बस्तियों को बचाने के लिए लाया गया अध्यादेश बुधवार को समाप्त होने जा रहा है। अध्यादेश की मियाद खत्म होने से प्रदेश की 582 मलिन बस्तियां अवैध श्रेणी में आ जाएंगी, जिसके बाद सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए बस्तियों को खाली कराना होगा। साथ ही प्रभावितों का पुनर्वास भी करना होगा। हालांकि कोर्ट के आदेश का अनुपालन करना राज्य सरकार के लिए बड़ी ही चुनौतीपूर्ण होगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मलिन बस्तियों को बचाने के लिए सरकार कार्य करेगी। जो मलिन बस्तियां जहां हैं वहीं रहेंगी। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि सरकार मलिन बस्तियों को बचाने के लिए एक बार फिर अध्यादेश लाने जा रही है। हालांकि अध्यादेश लाने से पहले ही कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। मैं ये सुना था कि ये बस्ती सब जो है ये सब हटेगी अभी, और हम इतने साल से रह रहे हैं, 15-16 साल हो गए हमें। पहले भी हम रह रहे, एक बार पहले ये बस्ती जो है टूट गई थी। हमने ऐसे ही दीवार 4 इंची ऐसी पुरानी ईंट लेके खरीद के अपने टीन रख ली थी हमने। एक बार टूट गई, फिर हमने दोबारा बनाई हमने। अब हम दिहाड़ी करने वाले आदमी हैं, 400-500 रुपये दिहाड़ी है हमारी। तो आगे जाएंगे हम कहाँ जाएंगे बताओ। वोट लेने के लिए कोई आया हो? वोट हमारे सबके हैं, वोट के लिए आते हैं। वोट जब अभी हमने सिद्धू यहाँ वोट डाला, हमने सबके वोट हैं, सब वोट डालते हैं। मलिन बस्तियाँ यथावत रहेंगी। सरकार मलिन बस्तियों के लिए और उसमें रहने वाले लोगों के लिए पूरी तरह से संवेदनशील है। वो हम उनको पूरी तरह से जहाँ है वहीं पर रहेंगे। उसके लिए जो भी काम है वो करेंगे हम। सरकार आश्वासन नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस की सरकार आई 12 में तो 16 में हमने कानून बना दिया, समिति बनाई और कानून बना दिया। उसमें कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन हमने कानून बनाया क्योंकि हमारी नीयत साफ थी। हमने बाकायदा पट्टे देने शुरू करे, हमने बाकायदा मालिकाना हक के पट्टे देने शुरू किए। आप सरकार में आए, आपने सरकार में आते ही इस तरह का प्रपंच रचा कि हाईकोर्ट का एक आदेश आ गया। उसके बाद आपने उसकी आड़ में डर दिखाया। डर दिखाने के बाद जब हमने आवाज उठाई तो आप अध्यादेश लेके आ गए, 1 बार 2 बार और अब तीसरी बार ला रहे हो। भैया कानून बनाओ, जिनको हटाना है, जिनको जरूरी है आवश्यक हटाना, खतरे की जद में है, तो आप उनको हटाने के लिए पुनर्वास की नीति बना दो, एक पुनर्वास की योजना बना दो, और जो रहेंगे उनके लिए विकास की योजना बनाओ, उनको पट्टे दो। उनको आप कई लोग इसमें समझते हैं कि इनको मुफ्त में जमीन दे रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2016 में प्रदेश के 63 नगर निकायों में हुए सर्वे में 582 मलिन बस्तियां पाई गई, जिनकी कुल संख्या 7,71,585 थी, जबकि इनमें मकानों की संख्या 1,53,174 सामने आई थी। वहीं 37% बस्तियां नदी और नालों के किनारे बसी हुई हैं। वहीं निकाय चुनाव से पहले इन मलिन बस्तियों पर मचे सियासी
घमासान के बीच विपक्ष का आरोप है कि सरकार निकाय चुनाव में लाभ लेने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार निकाय चुनाव में हार के डर से निकाय चुनाव नहीं करा रही। निकाय चुनाव को लेकर के सरकार न पहले गंभीर थी न अब गंभीर नजर आ रही है, केवल बयानबाजी हो रही है। अगर सरकार चुनाव कराने वाली होती तो साल भर पहले निकायों के चुनाव करा देती। 3 बार तो माननीय हाई कोर्ट में झूठा शपथ पत्र प्रदेश सरकार दाखिल कर चुकी है और अब मलिन बस्तियों का सर्वे कराने की बात कर रहे हैं। पहले तो आप उन पर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे थे, उनके आशियाने छीनने का काम कर रहे थे। अब सर्वे करा करके सरकार जो बात कर रही है केवल मलिन बस्ती के लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। सरकार की मंशा वही है। टनकपुर में लगातार आप देखिए कि रेलवे कॉलोनी में बुलडोजर सरकार का गरज रहा है। 70 साल से वो लोग वहाँ पर टैक्स भरने का काम कर रहे हैं, फिर भी आप उनका पक्ष सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो भाजपा सरकार जो भी बात करती है वो उस पर गंभीर रहती नहीं है। जनता भी अब भाजपा का चाल चरित्र चेहरा समझ चुकी है। देखिए, कांग्रेस का काम है केवल लोगों को भड़काना और छोटी मानसिकता का अपना परिचय देना। तो मुझे लगता है कि जो भी मलिन बस्तियों के हित में होगा वो प्रदेश की सरकार करेगी और करती भी चली आ रही है। तो क्योंकि ये न्यायालय में विचाराधीन है ये मामला और बहुत जल्दी इसमें जो है निर्णय लेने का काम सरकार करेगी। तो और बैठक भी है अभी कैबिनेट में, इसमें क्या निर्णय होता है अभी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस को तो सिर्फ मलिन बस्तियों के ऊपर राजनीति करनी होती है और इसीलिए गलत बयानबाजी करके वो लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। तो मलिन बस्तियों के हित में जो भी होगा सरकार वही निर्णय लेने का काम करेगी। कुल मिलाकर निकाय चुनाव से पहले राज्य में मलिन बस्तियों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मलिन बस्तियों को हर संभव मदद का आश्वासन दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने सरकार से मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की मांग की है। अब सवाल यह है कि क्या धामी सरकार इन बस्ती वासियों को बचाने के लिए कोई कदम उठाएगी या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जहां तो मलिन बस्तियों पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है, जहां एक और कांग्रेस का मानना है कि उनको मालिकाना हक दिया जाना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार अध्यादेश पर अध्यादेश ला रही है। तो वहीं सरकार में अध्यादेश लाए गए थे, उसके बाद अब धामी सरकार में भी अध्यादेश लाने की बात कही जा रही है। सवाल है कि क्या मालिकाना हक देने के मूड में नहीं है सरकार, या फिर कोई ठोस इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, ठोस कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है, या महज ये एक चुनावी एजेंडा है। इस पर भी हम बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राजेश बिष्ट जी विदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप्ति दुधपुड़ी जी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उदित घड़ियाल जी समाज सेवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करना चाहूंगी मैं राजेश बिष्ट जी से। राजेश जी, काफी लंबा समय बीत चुका है और लंबा वक्त सिर्फ और सिर्फ मलिन बस्तियों के लिए नहीं, बहुत से ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर एक अच्छा खासा वक्त बीत चुका है और समय समय पर हम देखते हैं वो मुद्दे उठते रहते हैं। समय समय पर फिर उन पर बातचीत होती है, फिर वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, फिर मौका पड़ता है, फिर वो सामने निकल कर आते हैं, फिर हम उस पर बातचीत करते हैं और उसके बाद फिर वो ठंडे बस्ते पर चले जाते हैं। अब उनमें से एक मुद्दा ये मलिन बस्तियों का भी है। मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की बात जो लगातार कही जा रही है, या अगर मंशा इतनी ही साफ है, उनको नहीं हटाना है, उनको मालिकाना हक दिया जाना चाहिए लगता है सरकार को, तो कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहे, कोई ठोस नीति क्यों नहीं अपना रहे। ये सिर्फ अध्यादेश ला देना और उनको स्थायी कर देना, उसके बाद फिर जब समय खत्म हो तो फिर से अध्यादेश ले आओ, इसका कोई ठोस क्यों नहीं कदम उठा रहे। यशी जी, देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो मामला है यहाँ पे मलिन बस्तियों को हटाने का या उनके पुनर्वास का या उन्हें नियमित करने का या उनको मालिकाना हक देने का, इसमें मैटर हाई कोर्ट में सब जुडिस है और सरकार हर कोशिश ये कर रही है कि जो गरीब असहाय लोग हैं ये इस प्रदेश के अंदर हैं, लंबे समय से हैं और होना ये चाहिए था कि आज का मुद्दा हमारा किसी और गंभीर मुद्दे पे होता, क्योंकि जिस समय पे इन लोगों की बसावट यहाँ पे हुई है उस समय प्रदेश में जिस भी पार्टी की सरकार रही होगी, अगर उन्होंने किसी प्रकार का कानून लाने का काम किया तो जिम्मेदारी से उन्हें मालिकाना हक उस समय दे दिया जाता।
अगर उन्हें उस समय मालिकाना हक दे दिया जाता तो आज हम किसी और गंभीर विषय पर प्रदेश के हित के बारे में बात कर रहे होते। चलिए खैर वो कोई बात नहीं, लेकिन आज जब प्रदेश की सरकार 2 बारी अध्यादेश लाके इन लोगों की बसावट या इनके पुनर्वास के लिए या इनको यहाँ से विस्थापित ना करना पड़े उसके लिए योजना बना रही है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के हितों के लिए इनके संवेदनशील होते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा कि उन्हें परवाह है अपने लोगों की ताकि वो यहाँ से कहीं विस्थापित ना हो। लेकिन एक गंभीर मामला है जो नदी किनारे की बसावट है, इसमें मुझे ये लगता है जो काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि अतिवृष्टि बहुत ज्यादा हो रही है और नदी का जो घेराव है, जो उसकी चौड़ाई है, वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रही है। तो उसमें इन लोगों की सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें जैसा कि देखा गया है कि अगर ये नदियों की चौड़ाई को नियमित करने का काम किया जाएगा तो उस नियमितीकरण के बाद जिन लोगों को चिन्हित करके कहीं से पुनर्वास की आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार निश्चित रूप से उनके लिए कोई सही जगह देखकर, और जैसे एक बारी हम सुन रहे थे कि 2016 से पहले जो लोग आए या 2016 के जो बाद आए हैं वो चिन्हित करके उस हिसाब से विस्थापन होगा, तो मैं समझता हूँ सबके हक की जो जमीन है या उनके मालिकाना हक की बात है वो उनको जरूर उस निश्चित समय से और सरकार की गंभीरता से उन्हें अवश्य मिलेगा। शांति प्रसाद भट्ट जी, अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की मंशा अगर बहुत क्लियर होती तो फिर अब तक वो विस्थापित हो चुके होते, हमें आज चर्चा ही नहीं करनी पड़ रही होती। आप अभी मैं यहाँ पर आपके उनको सुन रही थी, उन्होंने कहा, सूर्यकांत धस्माना जी कह रहे थे कि भाई हम चाहते थे हम कानून लेकर आए और उसके बाद फिर उसमें कुछ त्रुटियां थी, लेकिन उसके बाद जो आगे सरकारें आई उनको काम करना चाहिए था, आप ही उस पर ठीक से काम कर लेते। फिर आरोप प्रत्यारोप किस बात का? आशी जी, आदरणीय सूर्यकांत धस्माना जी ने बिल्कुल सही कहा है। हमने 2016 में लगभग 80 लोगों को मालिकाना हक दिया, उन्हें पट्टे दिए, कानून लेकर आए थे, लेकिन उसके बाद हमारी सरकार 2017 में नहीं रही। तब से भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार इस प्रदेश में है, लगभग 7 सालों से राज्य में है, 10 सालों से केंद्र में है, मेयर भी भारतीय जनता पार्टी के ही है। और मुझे तो यहाँ पर एक राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ रहा है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा ही मकान थोड़े ही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत संयम से, बहुत तरीके से, बहुत कानूनी जानकारी के साथ इन बस्तियों को नियमितीकरण की कार्रवाई करनी चाहिए। ये हम हमेशा कह रहे हैं और लगातार कह रहे हैं। और जैसे मेरे साथी अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, जिसकी भी सरकारें थी, तो मेरे भाई पहली सरकार आपकी ही थी, नित्यानंद स्वामी जी की, और राज्य गठन से पूर्व मात्र 75 बस्तियां थी। उसके बाद आपकी सरकार जब थी, पहली सरकार, उस समय 102 बस्तियां थी, फिर वो बस्तियां बढ़ी और वर्तमान में वो लगभग 150 बस्तियां हैं। तो इस पर हम सबको, मैं भी एक राजनीतिक दल से हूँ, आप भी एक राजनीतिक दल से हैं, हमको एक समाधान तो निकालना पड़ेगा ना। जिस फ्लड जोन की बात आप कर रहे हैं उसके चिन्हीकरण की कार्रवाई क्या 7 सालों तक अभी तक नहीं हुई है? ये किसको करना था? ये तो सरकार को ही करना था ना, ये तो आपको ही करना था। और धस्माना जी सही कह रहे थे, जो फ्लड जोन में आ रहे हैं उनके लिए आप रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी बनाते, अब तक क्यों नहीं आपने पॉलिसी बनाई? उनके लिए पॉलिसी बनते, उनका अच्छा रिहेबिलिटेशन होता और उसके बाद जो लोग बसते उनके नियमितीकरण की कार्रवाई होती, वो हो जानी चाहिए थी। तो सरकारें इतने दिन से कर क्या रही हैं? मैं यही तो हमारा सवाल है। और 30 मई 2024 की घटना क्या हमको याद नहीं है, जब सरकार ने डोजर चलवा दिया था लोगों के मकानों पर? तब हमारे ही नेता तो आदरणीय सूर्यकांत धस्माना जी, लालचंद शर्मा जी, राजकुमार जी, यही सब लीडरान तो थे जो आगे आए थे, जिन्होंने सरकार को जगाने और चिताने का काम किया था, लोगों के घरों को तोड़ने से बचाया था। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत संजीदगी से काम करना चाहिए। नहीं तो सरकार जबरदस्ती बुलडोजर लेकर तो नहीं, खत्म हो रही है। शांति तो भट्ट जी, शांति भट्ट जी, सरकार जबरदस्ती बुलडोजर लेकर तो पहुंच थी, उनके पास भी कोई ऑप्शन था नहीं उस वक्त। यही तो हम कह रहे हैं भाई, आपने सरकारों ने ही, चाहे वो किसी की भी सरकार रही है, लेकिन जब सरकारों ने उनको सारे उनके कागजात बन गए, गैस कनेक्शन उनको मिल गया, आप उनका हमेशा मत ले रहे हो, वोट ले रहे हो, उनकी वोट से आप सभासद बन रहे हो, मेयर बन रहे हो, विधायक बन रहे हो, सांसद बन रहे हो, मुख्यमंत्री बन रहे हो, और जब उनको मालिकाना हक देने की बात आई, जब उनको नियमितीकरण की बात आई, तब उस पर बुलडोजर चला दो। तो ये न्याय नहीं है। वो हमारे ही लोग हैं, भारत के ही लोग हैं, कहीं बाहर से आए हुए लोग नहीं है। तो जब वो हमारे लोग हैं, हमने उनको मताधिकार दिया है, तो आप उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, रक्षा की जिम्मेदारी, उनको घर देने की जिम्मेदारी भी एक लोकतंत्र में लोक कल्याणकारी सरकार की ही जिम्मेदारी है, किसी अन्य की नहीं है।
तो यही बात तो धस्माना जी कह रहे थे। ठीक है, दीप्ति जी क्या कुछ कहना चाहती है इस मुद्दे पर? जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सबको इन बस्तियों की याद तभी आती है जब चुनावी मुद्दे आते हैं, जब इनको अपना वोट बैंक याद आता है। उससे पहले इनको मतलब बस्तियों की कोई चिंता होती नहीं है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं जो बस्तियां का जो मैटर है, ये सबके सब इनको केवल अपने चुनाव के लिए बस यूज करते हैं, और चुनाव होने के बाद फिर वो अतिक्रमण का डाल देते हैं वहां पे। फिर वो उनकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करते हैं लोगों की कि वो किस तरीके से रह रहे होंगे, वहां पे उनको सुविधा है या नहीं है ना। वहां पे जाकर के ये लोग देखते हैं कभी अपना ये उन बस्तियों को नहीं देख बस। उदित गिरियाल जी, ये महज एक चुनावी एजेंडा बनकर रह गया है मलिन बस्तियों का मुद्दा, इसको लेकर कोई भी गंभीर नजर। याशी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। देखिए, बड़ा कमाल का है ये मुद्दा कि पहले तो अवैध बस्तियां बसें, उसमें कोई दोषी नहीं। चलिए, नेताओं को तो मैं दोषी नहीं मानता, उनके लिए सब जायज है। लेकिन ये जो बस्तियां बसी हैं, इसके लिए कोई अधिकारी कभी कोई आज नदी के किनारे तोड़ने की या बसाने की या कंपनसेशन देने की बात चल रही है, तो क्या कभी कोई अधिकारी इसमें दोषी पाया गया था कि किसके रिजी जी उनको गया, हटाया गया, वहां से साफ करा गया। वो सब सरकारी भूमि है थी और उनको बहुत अच्छी सुविधा दी गई दूसरी जगह पे, लेकिन उसकी तैयारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो बताएंगे इसके बारे में ज्यादा विस्तार से। मेरा कहना यह है, ये जो राजनीति हो रही है, सरकार हो किसी की सरकार हो, उसको पहले तैयारी। ठीक है, उदित जी वापस आएंगे, वापस आते हैं चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आपसे भी हमारे साथ बने रहेगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं मलिन बस्तियों की बारी या चुनावी तैयारी। चर्चा इसी पर। उदित गिरियाल जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। जी, तो मैं याची जी ये कह रहा था कि देखिए, अब बस्तियां तो बस गई हैं, लोग भी बस गए हैं। जो मैं उदाहरण दे रहा हूं दिल्ली का, जिसमें कि नेहरू प्लेस के पीछे से विस्थापित करा गया था, तो ऐसा नहीं है कि उनको कहीं सड़क पर डाल दिया गया, उनको जगह दी गई। मेरा कहना यह है कि सरकारों के पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि इनके लिए जगह ढूंढी जाए। तमाम इलीगल कॉलोनीज बन रही हैं, तमाम इधर उधर कब्जे हो रहे हैं नगर निगम की जमीनों पे, उसकी जगह इन विस्थापित अगर करना ही है, इच्छा शक्ति है, सरकार अगर चाहती है खूबसूरत शहर बनाना। देखिए, बहुत अच्छा लगता नहीं है, कहीं भी जाइए, किसी भी शहर में जाइए, दिल्ली की बात अलग है या बड़े शहर, पुराने शहर जो आजादी से आज तक उनमें चल रहा है, अवैध कब्जे चल रहे हैं, लेकिन ये तो अभी की बात है, 2000 के बाद की बात है। तो मैं तो कहूंगा कि मलिन बस्ती तो हम डिस्कशन आज कर रहे हैं 2024 में, लेकिन 15 तक ये पूर्ण बस चुकी थी, 16 तक पूर्ण बस चुकी थी। तो इसमें सरकारों को गंभीर होना पड़ेगा। देखिए, वो भी मनुष्य होने के नाते, लेकिन
देखिए, मैं दो जगह से मेरे को बड़ी पीड़ा होती है कि एक तरफ तो मलिन बस्ती में जरा भी कोई शोर होता है, कुछ भी टूटता है तो मार बवाल मच जाता, हर पार्टी के लोग कूद जाते हैं। मेरे पहाड़ में उत्तराखंड जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी इस प्रदेश को बनाने में, उनके इलाके में जरा भी कुछ टूटता है तो कोई आवाज नहीं उठती है। देखिए, उनके विस्थापित होने की कोई आवाज नहीं है। पौड़ी में आप चले जाइए, श्रीनगर में आप चले जाइए, या थोड़ा और अंदरूनी इलाके में चले जाइए। तो मेरा कहना यह है, मेरा हर दल से एक निवेदन है, ये गुजारिश है कि इन बस्तियों की अगर आवाज उठा रहे हैं आप, तो पहाड़ के उन लोगों के लिए भी आवाज उठाइए जिनकी वजह से आप सबका, हम सबका वजूद है। ठीक है उदित जी, वापस आते हैं आपके पास। अरुण शर्मा जी, मलिन बस्तियों का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है। सवाल यह है कि बार बार मलिन बस्तियों का जिक्र होता है और उसका कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया जा रहा है। फिर से अध्यादेश लाने की बात कही जा रही है, फिर से उनको कुछ दिनों के लिए विस्थापित कर दिया जाएगा। और सवाल ये भी उठते हैं कि आखिर पहले ये बस्तियां बसी कैसे, जो अधिकारी दोषी हैं, जैसे कि अभी उदित जी कह रहे थे, उन पर कितनी कार्रवाई हुई, इस पर बात ना करके अभी फिलहाल हम लोग इस पर बात कर रहे हैं कि मलिन बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए कोई ठोस नीति क्यों नहीं अपनाई जा रही है। क्या कहना है इस पर? यसी मुझे लगता है कि आज मैं सबके खिलाफ बोल पाऊंगा। मैं उस लाइन में नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे वोट नहीं चाहिए किसी से। पहली चीज, हमने अपनी आंखों के सामने इन बस्तियों को विकसित होते हुए देखा, बसते हुए नहीं, विकसित होते हुए देखा। अब आप देखिए, नदियों के किनारे, नहरों के किनारे, रेल की पटरियों के किनारे, एनएच के किनारे, जगह जगह अगर आप देखें एनक्रोचमेंट होता है। लेकिन उस एनक्रोचमेंट में किसे सजा होती है? आज तक आप मुझे ये बता दीजिए एक भी मुकदमा किसी के खिलाफ हुआ? और उसके बाद फिर हम उनको, यही पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल पार्टियों के लोग उनको बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड और यहां तक कि उन बस्तियों में सड़कें बनवाते। ये खाली करने की बात नहीं कहते। अब वो लोग कहां से आए, कैसे आए, ये सब पे मैं नहीं पढ़ूंगा। हिंदुस्तान के नागरिक हैं, बाहर के नागरिक हैं, इस विषय में नहीं पढ़ूंगा। लेकिन एक अवैध, आप बार बार कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं, अवैध बस्तियां बसी हैं, तो कोई तो कारक होगा उसके पीछे, कोई तो कारण होगा जिसने बसने दिया होगा। आपने उस टाइम विरोध क्यों नहीं किया? और फिर एक दूसरी चीज देखिए, जस्टी बड़े मजेदार बात है, जिन नदियों के किनारे बसी हुई बस्तियों को अभी सूर्यकांत धस्मा रेगुलराइज करने की बात कर रहे थे, पुनर्वास करने की बात कर रहे थे। आप ये देखिए, हर साल बरसात आती है, हर साल फ्लड आता है, हर साल मुआवजा दिया जाता है, और जहां एक झोपड़ी होती है वो 4 झोपड़ी बच जाती है। इस कड़वी सच्चाई से आप इनकार कर रहे हैं। आप अपने देवभूमि प्रदेश को बदनाम होने दे रहे हैं और ऊपर से उनके विस्थापन की बात कर रहे हैं। अरे आपको तो ये कोशिश करनी चाहिए कि खत्म, जो चीज अवैध है वो खत्म क्यों ना हो, ये बताइए। हम उन्हें रेगुलराइज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, मानवीय आधार अलग चीज है कि हम मानवीय आधार पे उनको पुनर्वास कर दें, कहीं बसा दें, लेकिन क्या इसकी गारंटी कोई लेगा कि दोबारा अतिक्रमण नहीं होगा? आप हमेशा देखिए, अतिक्रमण हटाया जाता है लेकिन वहां कोई डेवलपमेंट नहीं किया जाता, थोड़े दिन बाद फिर अतिक्रमण हो जाता है। आपने देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पर जगह जगह फुटपाथ बना दिए। आज वो फुटपाथ किस काम आ रहे? या तो सड़कें खुदी हुई है, या फुटपाथ किस काम आ रहे? फुटपाथ रेडी, फड़ और पार्किंग के काम आ रहे। कहीं वो पैदल चलने के लिए खाली नहीं है। क्या हम इस चीज का विरोध करेंगे कि फुटपाथ को खाली कराया जाए? कोई बोला उसके पक्ष में? हम केवल फिर वो अगर अतिक्रमण हटाने आएंगे तो हम जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके पक्ष में खड़े हो जाएंगे कि नहीं, इनको रहने दो। अरे भाई, जो चीज अवैध है उसे चलने क्यों दे रहे हो? फिर तो अवैध शराब भी जायज है, अवैध सट्टा भी जायज है, अवैध लॉटरी भी जायज है, अवैध वेश्यावृत्ति भी जायज है, और अवैध सारी चीजें जायज है। फिर उनको अवैध क्यों कहते हो? मत कहो। अगर इनको वैध बनाने की बात कर रहे हो तो सारी चीजें वैध है। यही ये समझ नहीं आता कि हमारे लोग क्यों इन जगह पे, क्यों पॉलिटिकल पार्टीज के लोग उन अधिकारियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते जिनके रिजीम में ये बस्तियां बसी, जिनकी सरपरस्ती में
उनके आधार कार्ड बने, जिनकी सरपरस्ती में उनके बिजली के कनेक्शन हुए, जिनकी सरपरस्ती में उन बस्तियों में सड़कें बनी, नालियां बनी, उनके खिलाफ क्यों आवाज नहीं उठाते? जिन्होंने वहां स्ट्रीट लाइटें लगाई, सोलर लाइटें लगाई, क्यों नहीं आवाज उठाते? अगर वो अवैध थी तो फिर ये काम हुए क्यों? अरुण जी, ये बहुत हार्श वर्ड्स हैं कि हम मलिन बस्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, और जाहिर है मैं कभी भी इसके फेवर में नहीं रहती हूं कि हम अवैध बस्तियों को बचाने की बात करें या वहां पर बुलडोजर क्योंकि जब अभी 2024 का जिक्र शांति भट्ट जी कर रहे थे, उस वक्त भी मेरा सवाल यही था, अवैध मतलब अवैध है। अब आप वहां पर विपक्षी दल जाकर अगर सिंपैथी दिखा रहे हैं तो जो कि बिल्कुल गलत है, मुझे नहीं लगता कि वो सिंपैथी के लायक है। लेकिन अब चूंकि वो वहां पर एक लंबे समय से रहने लगे हैं और चूंकि आप उनका वोट ले रहे हैं, चूंकि आपने उनका खुद आधार कार्ड बनवाया है, चूंकि आप बिजली उनसे ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं आप, तो फिर अब आप उनको विस्थापित करिए और आगे के लिए आप एक नजीर पेश करिए कि पहले तो उन अधिकारियों को आप दंडित करिए जिनकी आंखों के सामने ये मलिन बस्तियां बनी, और उसके बाद आप आगे इस तरीके की बस्तियां ना बने उस पर भी ध्यान दीजिए। वरना क्योंकि आज हम इनको विस्थापित करेंगे, कल को 10 और मलिन बस्तियां बनेंगी और उसके बाद फिर हम चर्चा कर रहे होंगे, फिर उनको विस्थापित करने के लिए बात करेंगे। यशी अगर ये वैध है, अगर ये अवैध बस्तियां पुनर्वास के योग्य है, तो फिर वो बन फूल फूरा वाले भी पुनर्वास के योग्य है जी। फिर हम वहां तोड़फोड़ क्यों कर रहे थे? हाँ, वहां क्यों कर रहे थे? देखिए, दोहरे मापदंड नहीं चल सकते, बिल्कुल नहीं। कानून की लाठी सबके लिए एक जैसी है, वो चाहे अवैध कोई भी काम हो, उनके लिए एक जैसे कानून है। तो अगर वन फूल फूरा अवैध है तो ये सारी बस्तियां भी अवैध है, इनको भी उसी सख्ती से हटाया जाना चाहिए। और हमें ये नहीं पता उन बस्तियों में कौन कौन से अवैध काम हो रहे हैं, और हमें यह भी नहीं पता, आज तक हमने कोई जांच नहीं करी, आधार कार्ड यहाँ के बन गए, आयुष्मान कार्ड यहाँ के बन गए, हमें यह भी नहीं पता उनमें से कौन बांग्लादेश से आया, कौन पाकिस्तान से आया, या नाम बदल कर रह रहा है, या जात बदल कर रह रहा है, या धर्म बदल कर रह रहा है, हमें नहीं पता। और हम केवल इस मुगालते में कि ये 10, 15, 20, 25, 50, 100 वोट हमें मिल जाएंगे, हम उन पर उनकी पीठ पर हाथ रख रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। शांति भट्ट जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सिंपैथी क्यों? सवाल तो यही है कि सिंपैथी क्यों? जब आपकी आंखों के सामने ये मलिन बस्तियां बन रही थी तब आप क्यों आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे थे, और आज फिर क्यों इस पर हाय तौबा मचा रहे हैं? यसी जी, हम कोई हाई तौबा नहीं मचा रहे हैं, हम जेन्युइन बात कर रहे हैं। और मैंने एक डाटा आपके सामने रखा था शुरुआती दौर में, मैं उसी पर कायम हूँ। हाँ, मैं इस बात पर सहमत हूँ शर्मा जी की कि एक कट ऑफ डेट जरूर होनी चाहिए। कोई भी रिहेबिलिटेशन होता है उसके लिए कट ऑफ डेट होती है। मैं टिहरी से आता हूँ, टिहरी बांध मेरे जिले में, मेरे शहर में बना है, बहुत बड़ा विशाल बांध है एशिया का। यहाँ 125 गांव विस्थापित हुए हैं, उनके लिए रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनी है, उस पॉलिसी के अंतर्गत लोग रिहेबिलिटेट हुए हैं और उनको अच्छा उनका पुनर्वास हुआ है। तो यही तो धस्माना जी कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? यही तो कह रहे हैं कि भाई जो फ्लड जोन है उसको अगर आपने चिन्हित कर दिया है तो उन चिन्हित लोगों के अलावा उनकी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाइए। वो मनुष्य हैं, उन्हें आप रौंद नहीं सकते हैं, उन्हें मार नहीं सकते हैं, उनको उनके घर का उनका राइट है, उनका अधिकार है, उनको जीवन जीने का अधिकार है। ऐसे आप किसी को उजाड़ नहीं सकते हैं। डोजर चला दिए किसी को। मैं शर्मा जी की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि चलने दीजिए, डोजर अवैध है तो अवैध घोषित कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, हम उनका वोट भी ले रहे हैं, हम उनको कागज भी बना के दे रहे हैं। शांति भट्ट जी, फिर जब रेहड़ी पटरी वाले सड़क किनारे अपना ठेला लेकर खड़े होते हैं और वो अवैध हो जाता है, तब आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना। फिर तो कहते हैं ये अवैध है तो सब कुछ वैध है। फिर तो अगर ये वैध है, अगर अवैध को आप वैध कह रहे हैं तो सब कुछ वैध है। फिर आप आराम से करिए, जिसका जो मन करे वो उत्तराखंड में करे। नहीं, ऐसा 4-5 बस्तियां और बनवा लीजिए वैसी। हम यही तो कह रहे हैं, विधि बनाइए, रूल बनाइए, नियम बनाइए। अरुण शर्मा जी, सरकार किस लिए होती है? विधायिका क्यों होती है? विधायिका इसीलिए होती है कि कोई समस्या समाधान के लिए कानून लाए। क्यों नहीं सरकार कानून लेकर आती है? 7 सालों से तो भारतीय जनता पार्टी है ना प्रदेश में, क्यों नहीं कानून लेकर आती है? 10 साल तो केंद्र में भाजपा है, ठीक है। शांति भट्ट जी, होल्ड ऑन। भारतीय जनता पार्टी के, तो क्यों नहीं लेकर आ रहे? 1 मिनट चाहिए, 1 मिनट। यसी शांति भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि टिहरी बांध के लोगों का पुनर्वास किया गया, बहुत बढ़िया किया गया। लेकिन आज भी टिहरी बांध के बहुत सारे भूमिधरों को भूमिधरी का अधिकार नहीं है कई जगह।
जो जी, पिछले मैं सहमत हूँ। से पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उस लड़ाई तो वो भूमिधरी के अधिकार की होनी चाहिए। तो पुनर्वास हुआ कहाँ जब वो उस जमीन पे लोन ही नहीं ले सकते, अपने मकान को बैंक से कर्जा लेके नहीं बना सकते, तो क्या फायदा हुआ उस पुनर्वास का? बिल्कुल, मैं शर्मा जी आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जिनको भूमिधरी अधिकार अभी तक नहीं मिले हैं, जहां वो रिहैबिलिट, चाहे वो हरिद्वार में हुए, पथरी के कई एरिया हैं जहां मेरे गांव के लोग भी हैं, उनको अभी तक भूमिधरी अधिकार नहीं। ये बात सही है और ये बहुत दिनों से ये मामला लंबित भी है। निश्चित रूप पर इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए जो नहीं मिला है। यहाँ से तो उनकी सारी जमीनें ले ली है, जो पहाड़ के गांव हैं उनको पूर्ण रूप से विस्थापित कर दिया है। उनको जो प्रतिकर है वो तो दे दिया गया है, उनके घर बनाने के ये सब दे दिया, लेकिन उस जमीन पर उनको जो भूमिधरी अधिकार है वो निश्चित रूप से मिलने चाहिए। इस पे हिला हवाली हुई है, उसके लिए चाहे मेरी सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, मुझे कोई संकोच नहीं है बात कहने में, और उनका समाधान होना चाहिए। मैं शर्मा जी की इस बात से एग्री करता हूं और उनको धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने एन वक्त पर इस बात को मुझे भी याद दिलाया है, और ये होना चाहिए। पिछले दिनों माननीय हरीश रावत जी और उनके साथी इस बात को लेके वो मुख्यमंत्री जी को भी मिले थे, उन्होंने ज्ञापन भी दिया था, उसकी पत्रावली तो चल भी रही है और मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी होना भी चाहिए। ठीक है राजेश बिष्ट जी, क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा? क्यों इस पर सरकार गंभीरता के साथ कुछ सोच नहीं रही है? अभी तक आपके पास एक लंबा समय, जैसा कि अभी शांति भट्ट जी कह रहे थे, 7 साल हो गए, जाहिर है आप सत्ता में हैं, आप इसको खत्म करिए, आप इसमें कुछ कदम उठाइए, कुछ एक्शन लीजिए, और सबसे पहले तो उन अधिकारियों को चिन्हित करिए जिनकी आंखों के सामने ये मलिन बस्तियां बनी, विस्थापित हुई, इनके आधार कार्ड बन गए। जी देखिए, ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा गंभीर है और जिस तरह से चर्चा के जो रास्ते हैं वो दो तरफ निकल कर गए। एक तो कि पहले तो ये जो अतिक्रमण है ये होना नहीं चाहिए था, और जिन भी वजहों से जिनके भी कार्यकाल में ये अतिक्रमण हुआ है, और उनको चाहे आधार कार्ड की बात हो रही है, वोटर कार्ड की बात हो रही, बिजली की बात हो रही, गैस कनेक्शन की बात हो रही, सोलर लाइट की बात हो रही, बिजली के सड़कें बनने की बात हो रही है, बिजली के कनेक्शन देने की बात हो रही, तो तमाम जो व्यवस्थाएं उनको दी गई हैं, जो एक लोकतांत्रिक एक इस देश के वासी का अधिकार है, उनको सारी चीजें दी गई हैं। और आज जब हम सिर्फ उनको हटा के उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं, इस पे जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि ये मामला कोर्ट में सब जुडिस है, विचाराधीन है, और बीच में जब नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की गई थी तो वो भी कोर्ट के आदेश पर ही की गई है। और ये जो बात इसमें कट ऑफ डेट की बात अभी शांति भट्ट जी ने कही है, उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये बसावट जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती दौर में सरकार आने की बात कही, और मैं ये मानता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2000 में आई थी तो 1-1.25 साल में इन बस्तियों को कहीं से उठा के यहाँ लाके चिन्हित करके बसावट नहीं कराई गई थी। 2002 से 2007 के बीच में जब इनकी सरकार रही और इन्होंने जिस भी तरीके से लोगों की बसावट करी, उनको नियमितीकरण करने की जो व्यवस्था उस समय होनी चाहिए थी, या कोई कानून लाने की बात हो रही थी जिसको ये पूरे प्रदेश के या मलिन बस्ती के लोगों को भ्रम में डालने का काम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये कभी भी गरीबों के हक के लिए खड़े नहीं हुए। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे बुलडोजर चलाने का काम करती है तो ये सबसे पहले वो लोग होंगे जो वहां पे आके कहेंगे कि इन्हें हटाया क्यों जा रहा है। और अगर उनको नियमितीकरण कर दिया गया सरकार के द्वारा, उनको विस्थापित कर दिया, तो भी ये सवाल उठाने वाले लोग खड़े हो जाएंगे वहां पे, जो ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बसाए हुए लोग थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग की सरकार है, हर धर्म की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी का पहला प्रयास यह है कि कोई भी बेघर ना हो। लेकिन ये बात ठीक है, जब प्रदेश के या खास तौर पे देहरादून के सुंदरता की बात आती है, या मलिन बस्तियां जो ऐसे मुख्य शहर के बीच में नदियों के किनारे, उनकी सुरक्षा की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार को जो प्रदेश के लोगों ने विश्वास के साथ चुनकर बैठा, उसकी खास जिम्मेदारी हो जाती है कि सबके हक की बात करें। तो ये मैं मानकर चलता हूं कि कोर्ट के आदेश आने के बाद फिलहाल उन लोगों को बेघर ना होना पड़े, इसके लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है कि अभी उनके लिए जो अध्यादेश लाके उनको फिलहाल घर के रूप में सुरक्षा दी जाएगी, और आगे जो भी बैठक, चाहे पार्टी की बैठक होती है, सरकार की बैठक होती है, सरकार का आदेश होता है, जिस भी तरीके से उन लोगों के लिए जो बात सही होगी, चाहे वो उनको चिन्हित करके उन लोगों को देखना जो पहले आए हुए थे, अब आए हुए हैं, या लगातार आते जा रहे हैं, वो किस प्रदेश से हैं, ये सारे मामले बहुत बाद के हैं। तो मैं ये मानता हूं कि प्रदेश की सरकार सबके हक अधिकार की बात करेगी और उनके लिए जो सही और बेहतर होगा वो करने की जरूर कोशिश करेगी।
कर लेते हैं। दीप्ति जी, क्या कुछ कह रहा है? देखिए, यहाँ पर लगातार ये एक तो वैध और अवैध का प्रकरण चल रहा है, साथ ही साथ जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, ये सिर्फ चुनावी एजेंडा नहीं है, इस पर काम करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। देखिए, मैं शर्मा जी की बात से सहमत हूँ कि पहली बात तो ये लोग कहाँ से आए, किसने इनको बसाया, और इन लोगों की वोटर आईडी जिस तरीके से बन चुकी है और अभी इनके पास सारी मतलब ये वोटर आईडी भी इनकी है और ये वोट भी दे रहे हैं। इनमें से कौन लोग कहाँ के हैं, इनका वेरिफिकेशन पूरा, ये एक तरीके से मतलब उत्तराखंड की जनसंख्या पहले कम थी, अब 70 तक पहुंच चुकी है। ये बाहरी लोगों का आगमन जो हमारे उत्तराखंड में हो चुका है, इसीलिए हम लोग भी मूल निवास भू कानून की बात करते हैं कि जो यहाँ पे जो मूल निवासी हैं उनको मूल निवास मिलना चाहिए, कि ताकि जो ये बाहर के लोग हैं इनका भी स्थायी निवास बन जा रहा है, और जो हम लोग जो पुराने जो हमारे पूर्वज पर उत्तराखंड में रह रहे हैं तो वो लोग भी, उनका भी स्थायी निवास बन रहा है और इन लोगों का भी स्थायी निवास बन रहा है। तो ऐसे तो कल की डेट में आकर के जो ये बाहरी लोग हैं हमारे उत्तराखंड में आकर के बस रहे हैं, यहाँ बाहर के लोग आकर के हमारे उत्तराखंड के लोगों को मारपीट करते हैं, तो ये एक तरीके से बिल्कुल भी जायज नहीं है। अभी ये वैकेंसियां आई हुई थी, जो ये पोस्ट ऑफिस की वैकेंसियां आई थी, हरियाणा वालों को यहाँ पर नौकरियां मिल रही है। हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पे उत्तराखंड के, वो बेरोजगार होते जा रहे हैं, वो हर तरीके से क्षतिग्रस्त ही हमारा उत्तराखंड होता जा रहा है। तो ऐसे तो अगर हमने इनको विस्थापित कर दिया अगर उत्तराखंड में, तो कल की डेट में तो ये लोग अपना वोट बैंक बनाने के लिए और लोगों को बसा लेंगे। तो ऐसे तो फिर यहाँ पर तो बाहरी लोगों का आगमन बहुत ज्यादा होगा और हमारे उत्तराखंड के लिए ये क्षतिग्रस्त मामला है ये। तो मैं इसको बिल्कुल भी इसको चीज को सपोर्ट नहीं करती हूँ, और ये उनकी गलतियां हैं जिन्होंने इनको बसाया है। और अब दोनों पार्टियों को इनको वोट बैंक के चक्कर में याद आ जाती है कि उन बस्तियों की पहले तो ये बसाते हैं, उसके बाद फिर ये वोटिंग के लिए ये सारी चीजें करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो अवैध है वो बिल्कुल अवैध ही है और अवैध चीजों को हटाना ही चाहिए। उदित गेड़ियाल जी, क्या कहना है? देखिए यशी जी, अगर हम पहले तो ये शब्द ही मुझे अच्छा ही लगता, मलिन बस्ती क्या होती है? अवैध बस्ती है जो, उनको अगर हम रेगुलराइज कर रहे हैं नदी किनारे, तो मेरे संपूर्ण पहाड़ में जो घर बने हैं, जो गांव बसे हैं, जो शहर बसे हैं, वो सब वैध होने चाहिए नदी किनारे। कि वो नहीं होना चाहिए कि 200 मीटर दूरी और 100 मीटर दूरी और ये और वो दूरियां वो खत्म हो जानी चाहिए। अगर ये हो रहा है, दूसरा सभी का मेरा मानना है, सबका मत होगा ये, बिल्कुल मेरे से सहमत होने चाहिए सब, कि देखिए मलिन बस्ती जो शब्द दिया गया, इससे उत्तराखंड का कोई वास्ता नहीं था। 2000 से पहले कोई मलिन बस्ती, कोई अवैध बस्ती नहीं हुआ करती थी। अरुण शर्मा जी ने अभी कहा कि हमारे सामने विकसित हुई हैं। इस विकसित होने के पीछे राजनीति थी। जो भी लोग थे, कुछ अधिकारियों ने पैसे खाए, कुछ राजनेता ने अपने राजनीतिक वो देखे, जो उनकी महत्वाकांक्षाएं थी उसके वजह से हुआ। मेरा आज भी कहना यह है, उत्तराखंड के परिवेश के हिसाब से, उत्तराखंड के मूल रूप के हिसाब से, ये बस्तियां अवैध हैं और अवैध हैं। ये बस्तियां होनी नहीं चाहिए। अगर करना है सरकारों को, जो भी वर्तमान में भी अगर धामी जी करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको यहां से खाली, जो अवैध जगह है वो अवैध जगह घोषित हो, उसमें तोड़ फोड़ हो बकायदा। इसमें भट्ट जी को भी सहमत होना पड़ेगा और उनको कहीं बसाया जाए अच्छी जगह। ये अच्छा भी नहीं लगता है, ये ब्लोट लगता है शहर के ऊपर कि नदी किनारे गंदा सा है, उसमें अच्छा लगता है क्या हम लोगों को? 1 करोड़ 1.25 करोड़ टोटल उत्तराखंडी है, उसमें अगर हम 10-20 हजार लोगों को कहीं पर सरकारी भूमि पे हम जगह दे सके। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, बहुत अच्छा काम करा था जगमोहन जी ने, कमाल का था। 10,000 लोग के करीब था परिवार वहां, वो सब विस्थापित हो वहां से। आज वो जगह बहुत खूबसूरत लगती है और जहां वो बसे हैं वहां जाके देख के आए सब जने, वो भी अच्छे बसे, सबको 1-1 2-2 कमरे मिले, लेकिन इस अवैध से वैध थे वो। तो मेरा कहना यह है कि इन जगहों को खाली होना चाहिए। ये शहर की खूबसूरती को बढ़ाएंगे, इसमें अच्छा प्लांटेशन होना चाहिए, कुछ भी अच्छी चीज करे, और इन लोगों को
ये सुझाव है, इन लोगों को कहीं अच्छी जगह पे बसाएं जहां पर पानी बिजली प्रॉपर हो, सड़क हो, सीवरेज हो। या सीवेज कहाँ है कुछ पता चल रहा है? कहाँ जा रहा है? उसी नदी में, रिस्पाना में जा रहा है या बिंदाल में जा रहा है? कुछ पता चल रहा है? वो सब का सब जाके अनट्रीटेड गंगा में मिल रहा है। तो गंगा का जो स्वच्छता अभियान है उसका क्या है, नमामि गंगे, वो कहीं का कहीं नहीं रहेगा। तो हमें ये सब करना चाहिए। इसके लिए सरकार, देखिए केंद्र में मोदी जी हैं, उनकी पूर्ण नजर है उत्तराखंड के ऊपर। अब तक जो हम देखते आए, तो उनसे सहयोग लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मुझे लगता है धामी जी इसमें कर सकते हैं अगर कोशिश करी जाए। ठीक है, वापस आते हैं शांति भट्ट जी। जी क्या कहना है जिस तरीके से उद्धव गेड़ियाल जो देखिए सबके पास अपने अपने सुझाव हैं और इस मैटर पर राजनीति मुझे लगता है कि अब नहीं करनी चाहिए। अब इस पर ये कहना है कि नहीं ये वैध है या अब हम एक एजेंडा सरकार को घेरें, इससे कोई फायदा नहीं है। पर आपको बता रहा हूँ यशी जी, हाँ। अभी घेड़ियाल जी जिस बात को कह रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूँ। जो पहाड़ों में भी जैसे अभी जोशीमठ में दरार आई, वहां के लोग समस्या में घिरे रहे, हम उनके समाधान के लिए भी सरकार को हमने बार बार चिताया। धरना प्रदर्शन सब लोकतंत्र में जो होता है वो सब किया है। टिहरी के बहुत सारे गाँव में हुआ है, वहां भी हम लोग खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग खड़े नहीं होते पहाड़ों के लिए। और मैं एक आपको स्पेसिफिक बात बता रहा हूँ, नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र जो ऐसा कोई शहर नहीं है जहां लोगों के मकानों का उनको नोटिस नहीं गए, उनके एसडीएम क्या मुकदमे नहीं चले, वो मुकदमे फिर अपील में कमिश्नर क्या लंबित नहीं है। अगर आप कमिश्नरी में देखेंगे, चाहे वो गढ़वाल कमिश्नरी हो या कुमाऊं कमिश्नरी हो, उनमें हजारों की संख्या में मुकदमे अभी भी पेंडिंग है। अगर आप इस बात पर जाएंगे तो आधा श्रीनगर शहर खत्म हो जाएगा, पेंडिंग है मुकदमे। ऐसे बहुत सारे शहर हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ऐसे ही नहीं रोक सकते। और यूकेडी की मेरी बहन अभी दीप्ति जी कह रही थी कि अवैध है तो अवैध है, ऐसा नहीं है ये बाहर कहां से आए हैं क्या है, ऐसा नहीं है। देहरादून की जो अवैध बस्तियां हैं, चाहे वो दीपनगर है क्या, इसमें हमारे ही लोग हैं, चाहे वो टिहरी के, पौड़ी के, चमोली के हैं, वो हमारे ही लोग वहां रोजगार के लिए गए हैं, उन्होंने ही वहां घर बना लिए हैं। तो क्या उनको भी डोजर चला दोगे? ये बहुत ध्यान से हमको ये बातें कहनी चाहिए। तो क्या शांति भट्ट जी कहीं पे भी जगह मिलेगी तो घर बना देंगे? ये भी तो सोचिए ना शांति भट्ट जी, कहीं पे भी जगह मिलेगी तो हम घर बना देंगे। बात कहीं की नहीं है यशी जी, कहीं की बात नहीं है। आज लग रहा है हमको कहीं की बात है। आप तब सोचिए ना जब देहरादून में वो इलाका पूरा खाली होता था, तब कहीं ना किसी की आड़ में तो वो गए होंगे, कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया होगा। और इतने साल उनको हो गए, इतने सालों के उनके कब्जे हैं। कानून भी कोई चीज है, विधि का शासन भी कुछ है, ऐसे ही थोड़े रौन देंगे हम। इसीलिए तो सरकार से आग्रह कर रहे हैं, उनके लिए कानून बनाइए ना, आप नियम बनाइए ना, या तो आप रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाइए ना, कुछ तो करिए। ठीक है, राजेश बिष्ट जी जवाब देंगे। राजेश बिष्ट जी जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, अब यशी जी मैंने शुरू में ही आपको कहा कि जिस प्रकार से ये मामला कोर्ट में जब सब जुडिस है, वहां से जब भी फैसला आएगा, चाहे उनको वहां से उनके अतिक्रमण को हटाने की बात होगी, उनके मालिकाना हक की जांच होने की बात होगी, या उनके विस्थापन के लिए कोई व्यवस्था बनाने की होगी, तो सरकार अवश्य उनके हक अधिकार के लिए करेगी। वर्तमान में जो स्थिति मुझे दिखाई दे रही है, और अभी मैं उदित भाई की बात को सुन रहा था, इन्होंने दिल्ली के एक जगह की बात करी, नेहरू प्लेस की, और वहां पे 10,000 बस। अभी भी इनको बताना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर ऐसे कई 10,000 लोगों की बस्तियां आज भी दिल्ली के अंदर मौजूद है। और सिर्फ दिल्ली के अंदर क्यों, इस देश के 27 राज्यों के अंदर कहीं ना कहीं जहां जहां पे लोगों को जैसी भी हालत में अपने विस्थापन के लिए, अपने रहने के लिए, अपने गुजर बसर करने के लिए जगह मिल रही है, वो रह रहे हैं। आपको सिर्फ 10,000 बस्तियां याद, और आपने बिंदाल और स्पिना की बात करी। मेरा 1983 का जन्म देहरादून का ही है, और मैं देहरादून का बहुत पुराना निवासी हूँ। बिंदाल पुल की जो हमने लोगों की वहां पे रहन सहन देखा, वो आज का नहीं, 83 से पहले का देख रहे हैं लोग। वो लोग वहां पे बस्तियां आज की बसी हुई नहीं है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि बाहर से कुछ लोग जो अब आके उन बस्तियों के साथ मिक्स हो गए हैं, वो कौन है, कहाँ के हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं या नहीं है, ये देखना जरूर सरकार के लिए बहुत जरूरी है। अगर इस तरह के लोग हैं जो उस समय से पहले की जो भी कट ऑफ लिस्ट होती है उससे पहले के अगर निवासी हैं, तो उनको वहां से हटाए जाने की सख्त जरूरत है। और जो पुराने लोग हैं उनके लिए अच्छी और सुरक्षित जगह पे अगर कहीं पे विस्थापन होके अच्छी व्यवस्थाओं के साथ उनको जगह मिल सकती है, तो वो सरकार जरूर करेगी। और जैसे इस प्रदेश में जिम्मेदार सरकार है, इस सरकार को जनता ने दूसरी बार मौका दिया है। केंद्र की सरकार ने जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस देश में 4 करोड़ पक्के मकान बनाने का काम किया है,
वो निश्चित में देश के प्रत्येक निवासी के लिए उदाहरण है कि प्रदेश में जो सरकार चल रही है, केंद्र में जो सरकार चल रही है, वो सबके हक अधिकार को देखेगी और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जो बेहतर होगा हमारे लोगों के लिए वो जरूर किया जाएगा। अरुण शर्मा जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी फटाफट इस मुद्दे पर। देखिए ऐसी जी, मैं कह रहा था कि मैं सबके खिलाफ बोलूंगा और मुझे लगता है कि उसके बाद भी कांग्रेस या बीजेपी ने ये नहीं कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये नहीं बोल रहा। और जबकि वास्तव में जिन लोगों ने कभी ना कभी ये बस्तियां बसाई होंगी, कभी भी बसी हो, निश्चित तौर पर वो दोषी हैं। केवल बस्तियां नहीं, अतिक्रमण कहीं भी हो रहा है, मैं रेलवे लाइन के किनारे हो रहा है, एनएच के किनारे हो रहा है, पीडब्ल्यूडी के किनारे हो रहा है, नदियों के किनारे हो रहा है, और ये बस्तियों में हो रहा है, जहां भी हो रहा है, खालों में हो रहा है, नदी नाले खालों में। लेकिन जो भी है अतिक्रमण अवैध है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन अधिकारियों की सरपरस्ती में वो हुआ और उनको लीगल डॉक्यूमेंट बने, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक एक बड़ा मुद्दा नजर आता है। माफ कीजिएगा शांति भट्ट जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं, मलिन बस्तियों का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है और इसे वोट बैंक की राजनीति करार दिया जा रहा है। हालांकि जो अवैध तरीके से मकान बनाए गए हैं उन पर निश्चित रूप से जब ये मकान बनाए जा रहे थे, जिन अधिकारियों जिन नेताओं की संलिप्तता में बने, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। फिलहाल सभी दल इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।